आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज यूनिट 10 का नया टॉपिक जो है उसकी जीवनी के अंतर्गत प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जो उनकी पत्नी है प्रेमचंद की, उनके द्वारा लिखी गई ये जीवनी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम पार्ट 1 उनके जो प्रेमचंद है उनका बचपन तथा गोरखपुर में कज़ा की ये दो चीज़ें इस पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए अंत तक, जिससे आप लोगों को इस पार्ट से, इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके और आप लोगों के कुछ मैं काम आ सकूं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और जब तक जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हम चलते हैं आगे। तो चलिए जल्दी से हम अपने काम की तरफ आते हैं और स्टार्टिंग में चलते हैं जहाँ से हमारी वीडियो PDF जो है स्टार्ट हो रही है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रेमचंद घर में और जीवनी का नाम क्या है, प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी ने ये लिखी है। आगे चलते हैं, शिवरानी देवी लिखा है प्रेमचंद घर में, यहाँ फिर से लिखा हुआ आया है। ये आपकी पूरी PDF है इस जीवनी की। लेखिका कौन है, शिवरानी देवी प्रेमचंद। उनके आगे क्या जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये प्रेमचंद जो है मुंशी प्रेमचंद इनके पति हैं। सॉरी बच्चों। प्रकाशक कौन है, सरस्वती प्रेस बनारस में जो है वो है शिवरानी देवी प्रेमचंद। कॉपीराइट 1944 लिखा है शिवरानी देवी प्रेमचंद। प्रथम संस्करण दिसंबर 1944 में आया था। युद्ध जनित बढ़ा हुआ मूल्य 5 रुपये बताया गया। मुद्रक ये चीज़ें आपको जानने के लिए नहीं, सबसे मेन है ये 2 शब्द पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी कभी कभी कुछ नए JRF में पूछ लिया जाता है। पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों का होता है। ये सारी चीज़ें कौन लिख रहा है, शिवरानी देवी प्रेमचंद के बारे में बताती हुई लिख रही हैं कि इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे, यादें मिलेंगी। इन संस्मरणों को साहित्यिक मूल्य भी इस दृष्टि से ही है कि इनसे उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, वही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और वह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि मैं पत्नी हूँ। इतना कोई और नहीं कर सकता जितना मैं आप सबको बता सकती, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों ने एक नाव के यात्री है। क्योंकि हम पति पत्नी एक नाव के यात्री है, इसलिए हम उनको बहुत अच्छे से जानते, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें शिवरानी देवी लिख रही हैं। और हमने साथ साथ ही ज़िंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी मैं, खड़ी हुई थी हर दुख में। आदमी की पहचान तकलीफ़ों के भंवर में पड़कर ही होती, और चूँकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफ़ों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसीलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने का मौका मिला और इसलिए मैं कुछ उनके लायक उनकी जीवनी लिख पा रही हूँ। उनके प्रति और उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति यह मेरी बेवफाई होती अगर उनकी मानवता का थोड़ा सा परिचय न देती। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुँचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पर है। तो मतलब ये सारी बातें कौन लिख रहा है, शिवरानी देवी लिख रही है। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा, वह है ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएं जैसे तैसे याद आती गई, मैं उन्हें लिखती गई। उन्हें सजाने का मुझे ना तो अवकाश था और ना साहस था कैसे सजा सकूं। जैसी मुझे घटनाएं जैसी प्रतीत होती गई वैसे ही मैंने लिख डाला है। इसलिए हो सकता है कहीं कहीं पहले की घटनाएं हो और कहीं कहीं बाद की घटनाएं आ गई हो, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा था, लेकिन वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें लिख रही थी। यह भी हो सकता है कि अनजाने ही में मैंने किसी घटना का जिक्र 2 बार कर दिया और ऐसी भूलों को पाठक क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं कौन सी भूलों को मैं बार बार लिख भी रही हूँ। तो ऐसी जो भूलें हो गई हों वैसे पाठक जो होंगे क्षमा कर देंगे। पढ़ने वाले जो है सब
क्षमा करेंगे, मुझे माफ़ करेंगे। सारी बातें शिवरानी देवी लिख रही है। साहित्यिकता कि मुझे भूखे पाठकों के संभव है कि इस पुस्तक में कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी। मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि 30 साल से ऊपर तक की ज़िंदगी के हर दुख और सुख में मैं उनके साथ होने के नाते मैं जानती हूँ। 30 साल का मेरे विवाह को हो गया और 30 साल से मैं अपने पति प्रेमचंद के साथ हूँ, इसलिए मैं उनके हर सुख दुख में जानती और उन्हें अच्छे से जान गई हूँ कि अगर उनके गुणों का बखान करने में तिल का ताड़ भी बनाती तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय नहीं मिल पाता। पर मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए ज्यों की त्यों लिख दिए। लेखिका शिवरानी देवी सारी चीज़ें लिख रही हैं, तो यह सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए एक भी चीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए। समर्पण लिखा गया कि समर्पण किसे है। स्वामी तुम्हारी ही चीज़ तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुझ सेवा का अपनाना। तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी ये अपने पति को समर्पण कर रही हैं। यहाँ पर प्रेमचंद घर में देख लीजिए कुछ फोटो चित्र दिए गए हैं। ये देखो ये चित्र है, तो ये आप चित्र देख सकते हैं। ये है प्रेमचंद। ये कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो ये प्रेमचंद का चित्र है सबसे पहले पेज पे। सेकंड पेज पर ये देखिए किसका चित्र है, आप बड़े अच्छे से देखिए और मैं बताती जाऊंगी यहाँ पर जो भी लिखा होगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो हम देख सकते हैं। ये वाला चित्र देखिए, शिवरानी देवी, चिरंजीव, विनोद कुमार और प्रबोध कुमार, आप देख सकते हैं ये है। और यहाँ पर ये है, ये चित्र देखिए, ये चित्र है लड़का कमला देवी और उसके बच्चे हैं। लड़की कमला देवी और उसके बच्चे हैं। ये लड़की है कमला देवी, प्रेमचंद की लड़की है और उसके ये बच्चे खड़े हुए हैं। तो ध्यान देखिए, तो ये कमला प्रेमचंद की बेटी हो गई और प्रेमचंद की बेटी के बच्चे ये तीनों। अब इन्हें देखिए, अच्छे से देखिए कौन है, देखते हैं। श्रीपत राय लड़का है इनका। कौन है? श्रीपत राय, जो इनका लड़का है, बेटा है प्रेमचंद का। अब इसे देखिए, ये कौन सा बेटा है पता चलेगा। अमृत राय हैं, जिन्होंने इनकी एक और जीवनी लिखी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये वह घर है जहाँ प्रेमचंद का जन्म हुआ है। ये वह घर है जहाँ प्रेमचंद का जन्म हुआ है। देख लीजिए कितना अच्छा इनका घर बना हुआ है। अब बचपन के बारे में जान लेते हैं कि बचपन कैसा रहा है। तो बचपन के बारे में इनके कुछ देख लेते हैं। आपका जन्म, तो ये क्योंकि इनके पति हैं तो ये कैसे लिख रही हैं, आपका जन्म बनारस में से 4 मील दूर लमी गाँव में सावन बदी 10 संवत 1930 में 31 जुलाई संवत 1937 हो गया, लेकिन 31 जुलाई सन 1880 में पैदा हुए हैं। देख लीजिए, शनिवार को हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी था। आप कायस्थ दूसरे श्रीवास्तव थे। आपकी 3 बहनें थीं, इनमें 2 तो मर गई, तीसरी बहुत दिनों जीवित रही। पर उस बहन से आप 8 वर्ष छोटे थे। 3 लड़कियों की पीठ पर होने से आप तेतर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तेतर। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता था, प्रेमचंद को क्या बोला जाता था? तेतर। तो याद रखिए, तेतर कहलाते थे। माता हमेशा की मरीज थी। आपके 2 नाम और थे। पिता का नाम मुंशी धनपत राय था तथा चाचा का रखा हुआ नाम मुंशी नवाब राय था। माता पिता दोनों को संग्रह की माता पिता दोनों को बीमारी थी। पैदा होने के 2-3 साल बाद आपको ज़िला बांदा जाना पड़ा। आपकी पढ़ाई 5वें वर्ष शुरू हुई थी। 5 साल के जब हुए थे तब आपकी पढ़ाई शुरू हुई थी। पहले मौलवी साहब से उर्दू पढ़ते थे। उन मौलवी साहब के दरवाजे पर सब लड़कों के साथ पढ़ने जाते थे। आप पढ़ने में बहुत तेज़ थे। लड़कपन में आप बहुत
दुर्बल कमजोर थे। आपकी विनोद प्रियता का परिचय लड़कपन से ही मिलता है। एक बार की बात है, कई लड़के मिलकर नाई का खेल खेल रहे थे। आपने एक लड़के की हजामत बनाते हुए बांस की कमानी से उसका कान ही काट लिया। उस लड़के की माँ झल्लाई हुई उनकी माता से उल्हाना देने आई। आपने जैसे उसकी आवाज़ सुनी खिड़की के पास दुबक गए। माँ ने दुबकते हुए देख लिया था, पकड़कर 4 झापड़ मार दिए, 4 थप्पड़ मार दिए। माँ उस लड़के के कान तूने, माँ बोलती है, उस लड़के के कान तूने क्यों काटे? मैंने उसके कान नहीं काटे बल्कि बाल बनाया है। उसने कान से तो खून बह रहा है और तू कह रहा है कि मैंने बाल बनाए। सभी तो इसी तरह खेल रहे थे, अब ऐसा ना खेलना। तो आगे देखते हैं। अब आगे आ जाता है प्रेमचंद घर में ही, इसका दूसरा है मतलब बचपन में। अब कभी ना खेलूंगा। और एक और घटना है, चाचा ने सन बेचा और उसके रुपए लाकर उन्होंने ताक पर रख दिए। गांव में कोई सन चीज़ होती है जो मतलब बेची जाती है, कोई मतलब गांव में एक फसल टाइप की होती है, उसी से निकला हुआ सन होता है, उसे बेचा जाता है। उसके रुपए लाकर उन्हें ताक में रख दिया। और ताक क्या होती है? ताक का मतलब होता है आपकी, आज के टाइम में तो ताक नहीं होते, आपके घर में ड्रॉर्स होते हैं, मतलब लकड़ी की बनी हुई अलमारियाँ होती हैं। तो ये एक तरीके से अलमारी मान लीजिए, ये अलमारी होती है जो किस में बनी हुई रहती है? दीवार में ही बनी हुई रहती है, छोटी सी, उसे ताक बोलते थे। ताक पर रख दिए। आपने अपने चचेरे भाई से सलाह की जो उम्र में आपसे बड़े थे। दोनों ने मिलकर रुपए ले लिए। आप रुपए उठा तो लाए मगर उन्हें खर्च करना नहीं आता था। चचेरे भाई ने उस रुपए को भुनाकर 12 आने मौलवी साहब की फीस दी और बाकी 4 आने में अमरूद रेवड़ी वगैरह लेकर दोनों भाइयों ने खाई। चाचा साहब ढूंढते पहुंचे और बोले, तुम लोग रुपया चुरा लाए हो? आपके चचेरे भाई ने कहा, 1 रुपये भैया लाए हैं। चाचा साहब गरजे, वह रुपया कहाँ है? मौलवी साहब की फीस दी। चाचा साहब दोनों लड़कों को लेकर मौलवी साहब के पास पहुंचे और बोले, इन लड़कों ने आपको पैसे दिए? हाँ, 12 आने दिए। उन्हें मुझे दीजिए। चाचा साहब ने उनसे फिर पूछा, 4 आने कहाँ हैं? उसने अमरूद लिया। इस बात का उल्लेख करते हुए एक दिन उन्होंने अपने बचपन के बारे में खुद सुनाया था। चाचा अपने लड़के को पीटते हुए घर लाए। मेरी शक्ल अजीब हो गई थी। मैं डरता घर आया। माँ एक लड़के को पिटता देखकर मुझे भी पीटने लगी। चाची ने दौड़कर मुझे बचाया। मुझे ही क्यों छुड़ाया? अपने बच्चे को क्यों नहीं छुड़ाया? मैं नहीं जान सका, शायद मेरी दुर्बलता वश उन्हें दया आ गई हो। अंधरा के पुल का चमरौदा जूता मैंने बहुत दिनों तक पहना है। जब तक मेरे पिताजी जीवित रहे तब तक उन्होंने मेरे लिए 12 आने से ज़्यादा का जूता कभी नहीं खरीदा। मीस 12 आने मतलब 75 पैसे और 4 आने मतलब 25 पैसे से ज़्यादा गज का कपड़ा कभी नहीं खरीदा। मैं सम्मिलित परिवार में था, इसलिए मैं अपने को अलग नहीं समझता। मैं अपने चचेरे भाइयों को मिलाकर 5 भाई थे। मेरे चचेरे भाइयों को मिलाकर हम 5 भाई थे। जब मुझसे कोई पूछता तो मैं यही बताता कि हम 5 भाई हैं। मैं गुल्ली डंडा बहुत खेलता था। जो गुल्ली डंडा होता है खेल जिससे लड़के बहुत खेलते हैं, वो खेलता था। जब मैं 8 साल का था तभी मेरी माँ बीमार पड़ी। 6 महीने तक वे बीमार रही। मैं उनके सिरहाने बैठा, पंखा झलता था। मेरे चचेरे भाई जो मुझसे बड़े थे दवा के प्रबंध में रहते थे, दवा लाते रहते थे। मेरी बहन ससुराल में थी, उनका गौना हो गया था। माँ के सिरहाने एक बोतल शक्कर में से भरी रहती थी। माँ के सो जाने पर मैं उसे खा लेता था। चीनी जो होती है वो बड़ी रहती थी, वो खा लेते थे। माँ के मरने के 8-10 रोज पहले मेरी बहन आई घर में। मेरी दादी भी आई। जब मेरी माँ मरने लगी तो मेरी बहन का तथा बड़े भाई का हाथ मेरे पिता के हाथ में देकर बोली, ये 3 बच्चे तुम्हारे हैं। बहन, पिता तथा बड़े भाई सब रो रहे थे पर मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था। माँ के मरने के कुछ दिन बाद बहन अपने घर चली गई।
दादी, भैया और पिताजी रह गए। 2-3 महीने बाद दादी भी बीमार होकर लम्ही चली आई। मैं और भैया रह गए। भैया दूध में शक्कर डालकर मुझे खूब पिलाते थे, पर माँ का वह प्यार कहाँ। मैं एकांत में बैठकर खूब रोता था। जब मैं अकेला होता था, एकांत में होता था, खूब रोता था। मुझे अपनी माँ बहुत याद आया करती थी। 5-6 महीनों के बाद मेरे पिता भी बीमार पड़ गए। वे लम्ही आए, मैं भी आया। मेरा काम मौलवी साहब के यहाँ पढ़ना, गुल्ली डंडा खेलना, ईख तोड़कर चूसना और मटर की फली तोड़कर खाना, चलने लगना, ये सारी चीज़ें होता था। पिताजी जब बहन के यहाँ जाते तो अपने साथ मुझे अवश्य ले जाते। मैं अपनी दादी से कहानियाँ खूब सुनता। दादी और भैया भी झगड़ा भी हो जाता। दादी और भैया में झगड़ा भी हो जाता। मेरी दादी से अपनी तरफ मुंह करने को कहता, भैया अपनी तरफ। दादी मुझे अधिक मानती थी। फिर मेरे पिता की बदली जीवनपुर हुई। वहाँ पिताजी के साथ मैं, मेरी दादी गए। भैया इंदौर गए। भैया कहाँ चले गए? इंदौर चले गए। कुछ दिनों बाद चाची आई। यह शादी दादी को अच्छी नहीं लगी। कुछ दिनों बाद चाची आ गई। यह शादी दादी को अच्छी नहीं लगी। चाची के साथ उनके भाई विजय बहादुर भी आए। चाची आते ही मालकिन बनी। चाची विजय बहादुर को अधिक मानती थी, मुझे कम। पिताजी डाकखाने से जो भी चीज़ खाने के लिए लाते, चाची को इच्छा रहती कि वे उन्हें खुद खाएं। वे उनकी लाई हुई चीज़ों को पिता के सामने रखती तो पिताजी बोलते, मैं ये चीज़ें बच्चों के लिए लाता हूँ। जब चाची ना मानती तो पिताजी झल्ला कर बाहर चले जाते। किसी तरह 1 साल बीता। बहन अपने घर गई। दादी भी घर आई और मर गई। दादी भी मर जाती। और चाची का मतलब इनकी दूसरी माँ से है कि इनकी पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, विवाह कर लिया था। पिताजी ने जो मकान ले रखा था उसका किराया 1.5 रुपये था, मतलब 100 पैसे और 50 पैसे, तो 1 रुपया और 50 पैसे 1.5 रुपये था। निहायत गंदा मकान था। उसी के दरवाजे पर एक कोठरी थी, वहाँ मुझे सोने के लिए मिली। मैं विनोद के लिए बगल में एक तम्बाकू वाले के मकान चला जाया करता। मेरी उम्र उस समय 12 साल की थी। तो ये सारी बातें बचपन की बता रहे हैं, किस तरह से इनका जीवन गुजरा है। गोरखपुर कजाकी के बारे में बता रहे। पिताजी का तबादला गोरखपुर में हुआ। मकान वहाँ भी उसी तरह का था। इसमें भी वही दरवाजे की कोठरी थी। गोरखपुर जब मैं आया तो मेरी उम्र 13 साल की थी। मिशन हाई स्कूल में 6ठे दर्जे में मेरा नाम लिखाया गया। चाची साथ थी, दादी तो मर ही गई थी। मुझे पतंग उड़ाने का शौक़ था, मगर पैसे पास न थे। विजय बहादुर और मैं बाले मियाँ के मैदान की ओर जाते और वहाँ कनकैया को देखते रहते, और जहाँ कनकैया गिरी की टूटी डोर मिल जाती तब मैं अपना शौक़ पूरा कर लेता। कनकैया मतलब होता है पतंग टूट कर गिरती हो, कट कर जब गिर रही हो उसे कनकैया गिरना बोलता है, और उसे जो लूट लेता है तो वो कनकैया गिरी हुई पतंग को उड़ाता है। कमरे में हम दोनों रात के वक्त ही रहते थे। विजय बहादुर मुझसे उम्र में कम थे, वह हमारे साथ थे। वहाँ भी तंबाकू वाले की दुकान मुझे मिल गई, और मुझे जब छुट्टी मिलती तंबाकू वाले की दुकान पर चला जाता, क्योंकि घर पर कोई भी दिलचस्पी न थी। वह मुझे लिखने का भी शौक़ था। मैं लिखता और फाड़ता रहता। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी चल रही थी। कभी कभी मेरे पिताजी हुक्का पीते पीते मेरी कोठरी में भी आ जाते। जो कुछ मैं लिख कर रखता वह देख लेते और पूछते, नवाब कुछ लिख रहे हो? मैं शर्मा कर गड़ जाता, मुझे शर्म आ जाती, मगर इस विषय में पिताजी को कोई दिलचस्पी न थी, क्योंकि एक तो उन्हें काम के मारे छुट्टी ना मिलती थी, दूसरे इस विषय के वे जानकार भी न थे। मैं रात को चाहे जहाँ रहूँ उनसे इससे कोई बहस नहीं। मैं बाहर रहता था, वे अंदर। शायद पहले लोग इसे अपनी ड्यूटी नहीं समझते थे कि बच्चों को कहाँ है ये सारी चीज़ें देखें। मेरे पड़ोस में रामलीला होती थी। रामलीला की राम सीता लक्ष्मण मुझे बहुत अच्छे लगते। मेरे पास उस समय जो भी चीज़ रहती मैं राम के लिए लेकर दौड़ता। पैसे भी जो रहते तो उन्हीं को दे आता, और अगर मुझसे बात करते तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच जाता।
मुझे बड़ी खुशी होती थी उन पात्रों से बात कर कर जो राम सीता लक्ष्मण बनते थे, बड़ी खुशी होती थी। मैं भी कैसा भोंदू था, आजकल के बच्चे मुझसे ज़्यादा चालाक होते, मैं तो बहुत चालाक ही नहीं था, मुझ में कोई भी चालाक नहीं थी। पैसों की दिक्कत तो मुझे हमेशा रहती थी, मुझे 12 आने महीने में फ़ीस लगती थी। 12 आने मतलब है 75 पैसे। इस 12 आने में से एक आध आने हर महीने खा जाता था। जिस मोहल्ले में मैं था उसमें छोटी जात के लोग थे, वे लोग मुझसे लेकर 2-4 पैसे खा लेते थे, इसलिए फ़ीस देने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। घर में माँ तो थी नहीं, चाची ही से मांगता, वे बुरी तरह झल्लाती। पिता के कहने की हिम्मत न थी, इसलिए अपनी माता की याद मुझे बार बार सताती थी। सच कहता हूँ, मुझे झूठ बोलना भी एक फ़न है। सच कहने की कारण ही मारा जाता है। जिस घर में मैं था वह एक अहिरिन का था, जो एक अहीर था उसका था। वह विधवा थी। इनमें और मेरी चाची में काफ़ी हंसी मजाक होता था, मैं भी सुनता था। मुझे उनके हंसी मजाक में मज़ा आता था। मुझे 13 साल की उम्र में ही उन बातों की ज्ञान हो गया जो कि बच्चों के लिए घातक हो सकती हैं। जीवन के लिए वो सारी बातें मुझे पता चल गई। पिताजी का तबादला जमनिया हुआ। कहाँ हो गया है? जमनिया हुआ। मैं भी साथ आया वहाँ जो हरकारा था वह मुझे बहुत प्यार करता था। वह मुझे कंधे पर लेकर दौड़ता, मैं उसके आने की राह देखा करता था। वह बाहर से ईख, अमरूद, गाजर मेरे लिए लाता, इसी से वह मुझे बहुत प्रिय था। एक दफ़ा पिताजी ने उसे निकाल दिया। जब वह दूसरे दिन नहीं आया तब मैंने चाची पूछा, आज कज़ाकी क्यों नहीं आया चाची? मुझे क्या मालूम क्यों नहीं आया। खैर मैं तो खामोश था, अंदर से मेरा जी कुरेद रहा था। अब पिताजी रात को आए तो डरते डरते मैंने पूछा, बाबूजी कज़ाकी कहाँ गया? पाजी निकाल दिया गया। मैंने डरते डरते कहा, बाबूजी आदमी बड़ा अच्छा था, पिताजी गधा था। मैं खामोश। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता बेचारा कितना भला आदमी है, मैं बड़ा होने पर ऐसे में आदमी को हमेशा अपने पास रखूँगा। मैं इस बार उसके यहाँ दौड़ा गया और बुला लाया। चुपके से भंडारे में जाकर आटा, दाल, चावल निकाल लाया। उस साल मैं 8वीं में पढ़ता था। चाची ने भी उसे रखने के लिए सिफारिश की और मेरे हाथ से सब सामान लेकर थोड़ा थोड़ा देने को कहा। यहीं पर ही ये पाठ जो है समाप्त हो जाता है। तो आज हमने पार्ट 1 में बच्चों बचपन तथा गोरखपुर में जो कज़ाकी था उसके बारे में पढ़ा है, जो उनके यहाँ आकर काम करता था और कज़ाकी के साथ ये प्रेमचंद खेला करते थे। अब इसी तरह हम अगले पार्ट में आपके साथ मिलेंगे, तो और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का लाभ मिल सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। खुश रहें, जहाँ रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।